ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज देश की खास नजर दिल्ली पर है और पुणे पर भी है। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेता बैठक कर रहे हैं तो पुणे में राहुल छात्रों के बीच है। बीजेपी और कांग्रेस आज अपने अपने मुद्दों को दमदारी के साथ देश के सामने रख रही है। बीजेपी ने आज एक बार फिर कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। उधर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर पुणे में जेनजी के बीच पैठ बनाने की कोशिश है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच मुद्दों की मौजूदा लड़ाई को समझना जरूरी है। सबकी नजर में जेनजी है तो मुद्दों को इस वर्ग की नजर से परखना भी जरूरी है। वंदे मातरम की राष्ट्रवादी पिच पर बीजेपी कांग्रेस को जिस तरह से घेर रही है उस पर चर्चा भी जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि छात्रों की गूंज राहुल को युवाओं से कितना जोड़ पा रही है। क्या बीजेपी वंदे मातरम के मुद्दे में युवा कनेक्ट पैदा कर पाएगी? सारा खेल नैरेटिव का है और बीजेपी कांग्रेस बस इसी की लड़ाई लड़ रही है क्या? चुनाव में जमीनी राजनीति असर दिखाएगी या फिर जुबानी राजनीति? इनके अलावा भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट। नेशनल ऑनर को इंसल्ट नहीं होने देंगे। जन गण मन के बराबर हम वंदे मातरम को खड़ा करेंगे। यानी स्टूडेंट्स राहुल जी को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, राहुल जी की बात सुनना चाहते हैं और राहुल जी तक अपनी बात रखना चाहते हैं। 15 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कार्यालय में जो कुकृत्य हुआ उसको भी हमने देखा। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। नवानो साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं तुहिन सिन्हा, बीजेपी के प्रवक्ता, विंग कमांडर अनुमाचार्य हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, सैयद जवाद हमारे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, ऋतुराज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, RLM के प्रवक्ता। तुहिन सिन्हा जी, क्या इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा वंदे मातरम ही है? नमस्ते प्रत्युषी, सबको नमस्ते। नहीं, मुझे लगता है कि मामला जो है वो प्रखर राष्ट्रवाद वर्सेस तुष्टीकरण से भरा अलगाववाद है। अगर आप मोटे मोटे इन दो चीजों को ले लें तो सारा मुकाबला इसके अंदर हो रहा है। आज ये लोग जो खुलकर 1937 की बात कर रहे हैं कि 1937 रेजोल्यूशन में, इनको याद नहीं है 1939 में सी राजागोपालाचारी ने किस तरह से नेहरू के निर्णय की खंडन की थी और कहा था कि इस तरह के निर्णय से जो आपने खंडित किया है वंदे मातरम को, इससे देश में जो है अलगाववाद फैलेगा। ये तो आज की कांग्रेस पार्टी सी राजागोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डिसोन कर देती, ये इनकी हकीकत है। लेकिन बात देखिए, बात इससे बड़ी है। आज राहुल गांधी जो है जिस तरह से छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जा रहे हैं, देखिए इनका मकसद है छात्रों में एक अलग प्रवृत्ति से अलगाववाद पैदा करना है और हम युवाओं को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ेंगे। तो हम भी अपना जेनजी अभियान शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में जेनजी से ये गूंज जाएगी कि वंदे मातरम हर कॉलेज कैंपस में गूंजेगा। जब राहुल गांधी वहां जाएंगे तो ये बताइएगा तुहिन सिन्हा जी, आप कह रहे हैं कि हम भी जेनजी के बीच में जा रहे हैं। मुझे बताइए कि आज का जेनजी 2026 का, हम AI एज में पहुंच चुके हैं। आज का जेनजी 1937 में अटके रहना चाहता है या उससे आगे बढ़ना चाहता है? नहीं, बात ये 1937 की है ही नहीं। अगर मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था 1905 में यदि वंदे मातरम दमनकारी तत्वों के विरुद्ध एक उद्घोषणा, सर हमें आगे देखना है या पीछे देखना है? देश आगे देखेगा या पीछे देखेगा?
आज का वंदे मातरम जो है वो अलगाववादी और कट्टरपंथियों के विरुद्ध एक उद्घोषणा है। तो आगे अगर इस देश को और विश्व को कट्टरपंथी ताकतों से बचाना है तो देश के इतिहास में, देश के सभ्यतागत इतिहास में और गौरवशाली जो संस्कृति है उसमें गर्व महसूस करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाता है। ओके, अनुमाचार्य जी, जो बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि दरअसल में वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस फंस गई है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए कभी थाने पर धरना तो कभी छात्रों के बीच गूंज कार्यक्रम। प्रत्युष जी नमस्कार आपको, दर्शकों को पैनलिस्ट को भी। प्रत्युष जी, कल आपने देखा होगा कैसे बीजेपी का पूरा ये वंदे मातरम पर जो ये एकाधिकार दिखाते हैं कैसे पंक्चर हो गया। ये इनकी पिच नहीं है, इसीलिए हारते हैं ये। कल आपने अगर सुना है या नहीं सुना है सुन लीजिएगा। कल मैंने पूरा वंदे मातरम एक चैनल पर लाइव गाया था और बीजेपी की प्रवक्ता घिघिया रही थी और ये भी घिघिया जाएंगे क्योंकि इनको वंदे मातरम आता नहीं है। लेकिन आज की क्या सच्चाई क्या है? लड़कियां बोलेंगी और देश सुनेगा। आज जो होने वाला है पुणे में वो यही है कि पूरी तरह से छात्राओं और महिलाओं की जो आवाज है ये आज उनके लिए समर्पित है। और आज जो छात्रों की गूंज है हम उस पर बात करेंगे। जो हमारी जेन ज़ी है वो केवल और केवल उसे चाहिए अपना भविष्य, उसे चाहिए एक ऐसा देश जो उन्हें प्यार करता हो, जो उन्हें खुला माहौल देता हो। और इसीलिए आज अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। राहुल जी ऑलरेडी पुणे पहुंचने वाले हैं और आज जो छात्रों की गूंज होगा उससे बीजेपी थर्रा रही है। एक बात और कहना चाहती हूं, इनके जो प्रवक्ता होते हैं ना, एक से एक फूहड़ और झूठे होते हैं। आज संबित पात्रा की मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, उस व्यक्ति को अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी का फर्क भी नहीं मालूम। जो 7 नवंबर 1875 को जिस दिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गीत लिखा था वंदे मातरम, उस दिन अक्षय तृतीया नहीं अक्षय नवमी थी। तो ये लोग गलत पिच पे गलत चीज करते हैं। वंदे मातरम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तब भी अंग्रेजों के जूते पॉलिश कर रहे थे, उनके लिए द्वितीय विश्व युद्ध की सेनाएं बना रहे थे। इन्होंने पूरी जिंदगी अपने, जब तक ये सत्ता में नहीं आए, इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। इन्हें तिरंगा शुभ लगता था। ये 52 साल तक अपने यहाँ तिरंगा नहीं फहराते थे। सारी चीजें हमारे कांग्रेस प्रवक्ताओं ने देश को इतने बार बताई हैं कि सारे एंकर्स को भी रट गया होगा, बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी रट गया होगा। लेकिन एक बात और, महात्मा गांधी का पूरा जो हरिजन में लिखा हुआ भाषण है, आज संबित पात्रा ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जिस तरह से बोला है, उसने महात्मा गांधी का अपमान किया है। उसे महात्मा गांधी से माफी मांगना चाहिए क्योंकि हरिजन में जो उन्होंने लिखा था उसका बिल्कुल तात्पर्य ये नहीं था। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उन्होंने किया। और उस समय, जिस समय ये 1937 की मैं बात कर रही हूं, गांधी जी भी इस रेजोल्यूशन, जिसे एक्चुअली गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पास करने में कांग्रेस का मार्गदर्शन किया था। सभी लोग कांग्रेस के नाम पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बेइज्जती कर रहे हैं। ये कोई तिथि जानते नहीं है, इनका देशभक्ति से कोई वास्ता नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने मेरी सेनाओं को पिछले 12 साल में कमजोर किया है, धीरे धीरे करके इन्होंने 9 लाख की सेना पर ले आए हैं जो 12 लाख की। अनुमा जी, एक बात तो क्लियर हो गई ना। मैं तुहिन जी आपके पास आ रहा हूं, तुहिन जी आपके पास आऊंगा। लेकिन अनुमा जी, आपने कहा कि मैंने एक चैनल में पूरा गाया, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि हम सिर्फ 2 अंतरा 2 छंद ही गाएंगे, बाकी का नहीं गाएंगे, क्योंकि शुरू से वही था और वही भी आगे कंटिन्यू रहेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पूरा गाता है, कोई पूरा नहीं गाता है, तो क्या कम देशभक्त या ज्यादा देशभक्त हो जाता है क्या? पहली बात तो यह है कि जनगण मन के भी 2 वर्जन हैं। जो हमारा नेशनल एंथम है, जिसके 52 सेकंड का भी एक वर्जन है, एक 20 सेकंड का भी है। दोनों भी कोई गाए। वैसे उसमें 5 स्टैंजा हैं, इसका मतलब है उसके भी 5 स्टैंजा गाने चाहिए क्या? देखिए, देश का नेशनल एंथम जो होता है वो छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट का होता है। किसी भी देश का देख लीजिए आप। और मैं जब भी अवसर पर गाऊंगी तो 2 ही गाऊंगी। वहां चुनौती सिर्फ पूरा जानने की थी और पूरा मैं जानती हूं। पूरा से बना नहीं, मैं 2 ही स्टैंजा गाऊंगी। जब भी कोई अवसर होगा 2 ही गाएंगे, 2 ही गाना चाहिए। किसको जेल में डालना है डाल दे। तुहिन जी, आपने केंद्र से एक कानून बना दिया। मेरी इससे पहले भी डिबेट हुई थी जिसमें मैंने सवाल किया था कि मान लीजिए कल को आपकी सरकार आती है तो क्या फिर से पुरानी व्यवस्था हो जाएगी? बोले क्यों नहीं, हम कर देंगे फिर से पुरानी व्यवस्था। तो जो आपने 2 के बाद 4 और जोड़ा है, कोई दूसरी सरकार आएगी वो फिर कहेगी नहीं साहब जो पहले चल रहा था वही कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं, बार-बार कह रहा हूं सर, मैं बार-बार कह रहा हूं, देश को आगे बढ़ना चाहिए कि अभी भी इतिहास के पीछे गर्त में जाना चाहिए? क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस दिन अक्षय तृतीया था? अरे साहब आगे देखिए,
एआई का अरे एज है। बिल्कुल। जेंजी क्या अरे चाहता प्रत्युष, है? आप ये जेंजी क्यों नौकरी नहीं चाहता है, समझ- जेंजी ये क्या पूरी चाहता है? आप ये क्यों अच्छी समझ पढ़ाई नहीं पा चाहता है, रहे क्या हैं चाहता है? नहीं, देखिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जी, बिल्कुल, आप ये क्यों बिल्कुल, नहीं पूरा समझ वक्त दे पा रहा रहे? हूं। आप बोलिए। ये क्यों नहीं समझ पा रहे? हम आगे ही देख रहे हैं। आज सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती जो है कट्टरपंथी की है, और कट्टरपंथी का आज सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव देश में कौन है? कांग्रेस है। क्यों? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के अलावा आईयूएमएल, कोई बीच नहीं में हो मत बोलिए सकता। अभी। बीजेपी अब है आप बीच में भाई। मत बोलिए। हनुमान जी आईयूएमएल प्लीज प्लीज प्लीज, हनुमान जी एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, बहस अच्छी आईयूएमएल के होगी। जी। बहकावे में आकर जो मजबूरियां इनकी वयनाड और केरला में है, वही मजबूरियां जो है ये दिल्ली लेकर आती है और ये सब अपोज करती है। दूसरी बात, दो सीधा प्रश्न, मैं बहुत ज्यादा घुमाता फिराता नहीं हूं, दो सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं इनसे। अभी ये पुणे की बात कर रही थी। देखिए मैं झारखंड से आता हूं। कल शाम जिस निर्ममता के साथ हेमंत सोरेन के गुंडे और पुलिस की मिलीभगत के साथ बच्चों को पीटा गया, और केवल रांची में नहीं, हजारीबाग, लतेहार, कोदरमा, एक एक जगह पर पीटा गया। राहुल गांधी आखिर रांची कब जाएंगे? 25-25 हजार देते हैं इन्फ्लुएंसर को पुणे में उनके इवेंट को बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन जो गरीब बच्चे जो राष्ट्र हित की बात करते हैं झारखंड में, वो इनके लिए बच्चे नहीं है। दूसरी बात देखिए, कर्नाटक के स्टेट सॉन्ग में भी मैं आपको सुना सकता हूं, शंकर का भी वर्णन है, शंकर को भी उसमें वंदना की दी गई है, रामानुजम को भी दी गई है, विश्वेश्वर को भी दी गई है। तो क्या ये कर्नाटक में भी उस सॉन्ग को, उस गीत को खंडित करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो केवल इनका सारा दोहरापन वंदे मातरम के लिए ही है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, हम आगे देख रहे हैं। आज वैश्विक चुनौती सबसे बड़ी कट्टरपंथियों की है, और आज उनका सरगना इस देश में कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, ये मैं अनुमान जी एक बार बार ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए, पूरे देश भर में पैन इंडिया कीजिए। आपने कार्यक्रम किया पहला कोटा में, आपने फिर उसके बाद किया देहरादून में, तीसरा आपने किया प्रयागराज में, आज पुणे में है। इसके बाद क्या अगला रांची का नंबर आएगा, कर्नाटक का नंबर आएगा? नहीं आएगा। नहीं, मैं अनुमान जी आपसे पूछ रहा हूं, रांची का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कर्नाटक का, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये नंबर बीजेपी रूलिंग स्टेट का ही आएगा? नहीं, बिल्कुल झारखंड का नंबर भी आएगा। ऐसी क्या बात है? ये तो बिल्कुल ही गलत लाइन पर चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए क्या होता है, बीजेपी जब कहती है कि कांग्रेस मंगलसूत्र छुड़ा लेगी, तो फिर वो सोना इतना महंगा हो जाता है कि महिलाएं मंगलसूत्र क्या बिछिए तक नहीं पहन पाती। बीजेपी जब कहती है कि आपकी भैंस पान खोल के ले जाएगी, उस समय महंगाई इतनी हो जाती है, शक्कर तक इतनी महंगी हो जाती है कि जनता के हाथ में एकदम उन तंगी उनको दिखाई देने लगती है। जब बीजेपी कहती है कि मुजरा करेगी, उस समय बीजेपी जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने मुजरा करती है और हमारी ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो जाता है। तो ये जो दरअसल ये हिस्ट्री रीराइट करना चाहते हैं प्रत्युष जी, ये बहुत खतरनाक बात है। ये हिस्ट्री रीराइट करना चाहते हैं क्योंकि ये हमेशा से बेहद फूहड़ बेहद सस्ते रहे हैं, इसलिए ये नए तरीके से इतिहास लिखना चाहते हैं। लेकिन इतिहास जो है ना, वो भी इस देश में एक बार लिखा गया है, और इतिहास बार बार इस तरह से अपने आप को खंडित नहीं होने दे सकता। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी रांची जाएंगे, जब भी प्लानिंग में होगा, क्योंकि ये छात्रों की गूंज निरंतर चलेगा, तो आपको राहुल जी हर उस राज्य में दिखेंगे जो लेकिन ऐसा क्यों अनुमा जी, लेकिन ऐसा हर उस क्यों अनुमा राज्य जी में कि छात्र हित में सबसे पहला नंबर बीजेपी रूलिंग स्टेट का आया? ऐसी बात नहीं है। आप समझते हैं कि देखिए, सबसे पहला एजुकेशन का गढ़, मेरे समय से जब मैं छोटी थी ना, तब से कहते थे शिक्षा का गढ़ जो है वो पूना है, वो बैंगलोर है। ये तो दो चीज कहा जाता था। उसके अलावा ये कहा जाता था देहरादून सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सबसे रेप्यूटेड वहां है। और उसी तरह से कोटा में, जहां शिक्षा का हब है, तो पहले शिक्षा का हब वो अगर गलती से बीजेपी स्टेट में है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे देश भारत में है। और मेरे नेता राहुल गांधी भारत के किसी भी कोने में, मणिपुर सहित, जो इनके नेता नहीं जा सकते, मणिपुर सहित हर जगह मेरे नेता हर जगह गए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो फूटा घड़ा है ना, अपने आप तो 10 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को करूंगा जल्दी से। 10 सेकंड। प्रत्युष जी कांग्रेस के प्रवक्ता सेना से आती है, और मैं चाहता हूं, और मैं अब कम से कम इतना उम्मीद रखता हूं कि देश का अपमान बार बार ना करे। अभी उन्होंने क्या शब्द यूज किया कि बीजेपी मुजरा करती है यूएस जाकर। बीजेपी नहीं जाती है। इस देश का प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे शब्द यूज करती हैं? प्रधानमंत्री को आप कहना चाहते हैं कि वो मुजरा करते हैं? मैं तो आपकी पार्टी को कह रही हूं, आपकी पार्टी मुजरा करती है, आपकी पार्टी मुजरा करती है। और मैंने ये शब्द प्रधानमंत्री से सीखा है, प्रधानमंत्री ने सिखाया है ये शब्द। देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलता है, उसने सिखाया है। अगर आप कह रही हैं बीजेपी विदेश नहीं जाता, यूएस नहीं जाता, आप ऐसे शब्द इस देश के प्रधानमंत्री के लिए यूज कर रही हैं, और आपको मुझे लगता है कि माफी मांगनी चाहिए इस देश के सामने। इस तरह का शब्द इस देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वही शब्द जो आप कहते हो वो आपके ऊपर आता है, तो कैसे मैं जल्दी से स्टूडियो में आता हूं। नवीन जी,
क्या इतिहास को फिर से रीराइट करने की कोशिश की जा रही है? जो छात्रों से कनेक्ट करने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं, क्या वो कनेक्ट वंदे मातरम से हो रहा है या फिर वो कनेक्ट गूंज से हो रहा है? देखिए, हमें इतिहास से आगे बढ़ना, आप बार बार कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए 370 जैसी धारा को, जिसको कश्मीर में कांग्रेस ने लगा करके वर्षों तक देश के साथ अपमान किया, देश के नौजवानों के साथ अपमान किया, हजारों बच्चों की हत्याएं हो गई, उसके कारण लोगों की हत्याएं हो गई, उसको सह लेंगे क्या? उसको नहीं हटाना चाहिए था क्या? पहलगाम पर क्या अगर आप बीच में बोलिए अनुमा जी तो बहुत दिक्कत होगी, मैं लगातार बोलूंगा। मैं आपके बीच में अभी तक नहीं बोला, आपने 12 मिनट तक भाषण दिया है, वो भी झूठ दिया है, गलत दिया है, तथ्यों पे नहीं दिया, फिर भी मैं नहीं बोला। मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे बताइए कि जब 370 जैसी धारा को हटाएंगे तभी तो इतिहास ठीक होगा ना। अब आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम को नहीं, पूरा संजा नहीं गाना चाहिए। क्यों नहीं गाना चाहिए भाई वंदे मातरम को? जिस वंदे मातरम के गीत को लेकर के आज़ादी के परवानों ने भारत को आज़ाद कराया गुलामी से, उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्या? उसके बारे में क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं गाना चाहिए क्या? आप इस देश के अंदर एक वर्शिप फॉर एक्ट ऐसा कानून बना करके लेके आते हो कि जिसके अंदर हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज के लोग बोल ही नहीं सकते हैं, उनकी किसी भी जमीन पर कोई भी कब्जा कर ले। देश की दिल्ली की राजधानी की 125 प्रॉपर्टी चुनाव से, लोकसभा चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस मुस्लिम समाज को दे जाती है बिना पूछे, बिना किसी कारण से। क्या आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे? आगे नहीं बढ़ना चाहिए था क्या? आज स्कूलों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, लेकिन स्कूलों की स्थिति 70 साल में ठीक क्यों नहीं हुई? क्यों इतने समय तक दिक्कत रही? 70 साल तक कांग्रेस सरकार में रही है, लेकिन उसके बाद इतनी बदतर स्थिति, और आज अगर वो ठीक करने के लिए, अरे सर, तीन बार से सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने साल? मैं उसके आज देश को ये बता दीजिए, और मैं वो भी बताना चाहिए, मैं वो भी देश में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को एकदम टॉप क्लास बनाने में कितना वक्त चाहिए? 12 सालों में, 70 साल में कुछ नहीं किया। 12 सालों में तो दिया, 3 बार मौका दे दिया प्रत्युष भाई, और कितना मौका दे? मैं वही बता रहा हूं, 10 बार, 12 सालों में हाँ। जब आप देश के हर राज्यों में, हर लोकसभा क्षेत्र में, मेरी बात तो सुनो ना, पूरी तो होने दो। मैं मान ही नहीं रहा, मेरी कह रहा हूं, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको, आपके सवाल का जवाब मैं बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लूंगा। 12 सालों में देश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में एक एम्स बनाने की स्थापना करने के लिए, एम्स के साथ साथ उन बच्चों के स्कूल, उसके अंदर डॉक्टर और उसके अंदर नर्सें, इसको बनाने के लिए स्कूलों की, कॉलेजों की स्थापना करने में समय लगता है। देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई भी थी। देश के अस्पतालों के अंदर केवल दलालों का हाथ हुआ करता था। आज ऑनलाइन सिस्टम में हर कोई जाता है। देश के अंदर दलाली सरकारी अस्पतालों में नहीं है। सरकारी अस्पताल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल के साथ साथ देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए, गरीबों को इलाज देने के लिए प्रधानमंत्री ने आयुष्मान जैसी 5 लाख रुपए देने की योजना बनाई। इससे पहले सोचा? और सभी समाज के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए, किसी के लिए सोचा नहीं। इस देश के अंदर अस्पतालों तक पहुंचते पहुंचते लोगों की मौत हो जाती थी, सड़कें नहीं थी। सड़कें ठीक करने का काम इस सरकार ने किया है। सड़कें इतनी बेहतर बनी है कि आप किसी भी अस्पताल में आज तो आज अपना हार्ट भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाता है। लोगों की जानें बचाई जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर लगातार काम हुआ है। आप एक दिन में नहीं हो सकता। ये ये कोड़ की समस्या ये वो लोग देख करके गए थे जो सत्ता में बैठ करके लेकर लूटते रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे बल्कि उनके जूतों को अपने सर पे लेकर के नाचते रहे, मुजरा करते रहे। ऐसे लोगों को आज इस देश के अंदर लोगों ने एक्सपोज किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता सब समझ रही है, देख रही है कि विकास पिछले 12 साल में मुजरा शब्द पर पूरी डिबेट निकल जाए प्लीज। तो मुजरा उन्होंने शुरू किया था, हमने नहीं किया था। मुजरा जिसने शुरू किया आपने उनको टोका नहीं, आपने उनको टोका नहीं मुजरा करने वालों को कि मुजरा शब्द का प्रयोग ना करें। लेकिन अगर वो मुजरा शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप ही करते थे, कोई और नहीं करता था। कांग्रेस की प्रवक्ता पूरा वंदे मातरम गा सकती है। कांग्रेस के अध्यक्ष को एक बुजुर्ग आदमी, दलित आदमी को सोनिया गांधी, राहुल गांधी डांटते कि पूरा आपने वंदे मातरम कैसे चला दिया और बीच में रुकवा देते हैं। कमाल है इनकी बात, इन कांग्रेस प्रवक्ता की बात तो सब सुन रहे हैं कि बड़ा अच्छा है कि आपने पूरा वंदे मातरम गा लिया। थोड़ा सा सिखाते हैं राहुल गांधी जी को, थोड़ा सिखाते हैं सोनिया जी को। आप कहते हैं कि आपने बुजुर्ग दलित अपने अध्यक्ष को, खड़गे जी को अपमानित क्यों किया मंच पे? क्यों कहूंगा कि वंदे मातरम बीच में? जल्दी से सही जवाब, क्या ये वंदे मातरम का मुद्दा ये तुष्टीकरण के तहत हो रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रत्युष भाई, सभी को मेरा इनकलाब जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। देखिए अभी वंदे मातरम को लेकर के डिबेट हो रही थी और मैं कई बार कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं। ये वंदे मातरम वाले लोग नहीं हैं, ये चंदा खातरम वाले लोग हैं, ये धंधा बढ़ाते हम वाले लोग हैं, चंदा खाते हैं और अपने धंधे बढ़ाने वाले लोग हैं। मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ और कई बार भी कह चुका हूँ, एक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
राष्ट्र का नाम लेकर के स्वयं की सेवा करने वाले लोगों का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अभी आप देखिए वंदे मातरम की आड़ में आप देखिए चीनी कहाँ पहुँचा दी, एथेनॉल पे एथेनॉल मिलाए चले जा रहे हैं। देखिए कैसे लोगों के धंधे बढ़ रहे हैं। और ये जो फर्जी राष्ट्रवादी और जो फर्जी सेकुलरवादी लोग हैं देश की जनता को उलझाए रहते हैं, चाहे वो छात्रों का गूंज कार्यक्रम हो गया और चाहे ये छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने वाले लोग हैं। फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी छात्रवाद कर रही है। देखिए सेकुलरिज्म के जो फर्जी सूरमा लोग हैं उन्होंने, देखिए कौन है फर्जी सेकुलरिज्म के सूरमा के, हम दो छंद नहीं गाएंगे ना, बीजेपी है, नहीं कांग्रेस है, देखिए आम आदमी पार्टी है, कौन है फर्जी राष्ट्रवादी? नहीं, बैठे हुए तो हैं। आप देखिए 65-70 साल इनकी हुकूमत रही, फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर कैसे देश की जनता को ठगने का काम करा, और दूसरे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो भी देश की जनता को ठगने का नाम ले रहे हैं। इन 70 सालों के अंदर, और इनकी जो सत्ता रही है करीब 18 साल के आसपास, आप पूछिए कि स्कूलों की व्यवस्थाएं कैसी रही, इतनी खराब, इतना करप्शन रहा, चाहे पिछली सरकारों के अंदर रहा हो और चाहे मौजूदा सरकार के अंदर रहा हो। और जो लोग पहले घोटाले, नहीं देखिए नवीन जी, टोटली अनफेयर, अलाउ मी टू स्पीक प्लीज प्लीज। आप ही से सवाल देखिए करो, मैं किसी और से नहीं मैं कर रहा आपके हूं। बीच नहीं बोला, मुझे बताइए सबसे बड़ी नवीन जी बहुत गलत हरकत है। आप ही से सवाल सुनो ना 10 सेकंड। इन लोगों ने कांग्रेस के दौर में, जो प्लीज अध्यक्ष है देखिए कांग्रेस के दौर में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने क्षेत्र में, सवाल है 10 सेकंड का, आपके लोकसभा क्षेत्र में रोकिए ना, ये क्या रोक रहे हैं? 10 सेकंड से जवाब, 1 सेकंड आपने कहा 10 सेकंड बस, 10 ओनली 10 सेकंड, नो मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपने, हाँ बिल्कुल जवाब उन्हीं को देना है। हाँ। आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फर्जी राष्ट्रवाद को लेकर के अपने हिंदुत्व को ठग रही है। मेरा एक सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों के नेता है, उसी का काम करते हैं। जिस लोकसभा क्षेत्र से वो इतने साल से जीत रहे हैं, उस लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने मुसलमानों के अकाउंट क्यों नहीं खुलवाए, क्यों नहीं मना किया? ठीक है, जवाब सुन लीजिए। देखिए जाकर के देखिएगा कितना बड़ा कॉलेज स्कूल रन कर रहे हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, जाकर के वहां के जनमानस से पूछिएगा, जाकर के सवाल का जवाब नहीं दिया। सस्ता इलाज, प्रधानमंत्री की दी हुई अनुदान राशि उनके खाते में नहीं गई। मुसलमान वहां के रोते रहे, बिलखते रहे कि उनके पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा दे रही थी, उनके खाते नहीं थे, आपने खाते नहीं खोले मुसलमानों के। ये तो खुद संघ की वाले एजेंट हैं, आपने मुसलमानों के खाते नहीं खोले, मुसलमानों की राजनीति करते हो, वो मुसलमानों को प्रधानमंत्री बना करके रखा, ये खुद आरएसएस के एजेंट हैं, एजेंट चार्ली के प्रवक्ता का आरोप सुन लिया होगा, ये आरएसएस के एजेंट भरे हुए हैं कांग्रेस के अंदर। वो क्या किया? वो कह रहे सारे के सारे ये फर्जी हैं, दोनों लूटते हैं मिलकर के। देखिए ऐसा है, मैं तो एक्नॉलेज इसलिए नहीं करती इनकी किसी बात को कि ये कभी कभी टीम बी की तरह जब दिखते हैं ना तो सीधे समझ में आते हैं। टीम बी के साथ जब यूपीए 1 में सपोर्ट चाहिए था तब हमने दिया, यूपीए 2 में सपोर्ट चाहिए था हमने सपोर्ट दिया, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था हमने सपोर्ट करा, राज्यसभा के लिए हमने सपोर्ट करा। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? ये फर्जी सेकुलरिज्म का चोला उतार करके फेंक चुकी है जनता, ये इसीलिए आप लोग जो है घर के अंदर जा रहे हैं। अरे आप खुद आरएसएस के बैकग्राउंड के लोग हैं, आरएसएस के सबसे ज्यादा लोग इस वक्त कांग्रेस के अंदर भरे हुए हैं। अरे आरएसएस के एजेंट चार्लीज हैं आप लोग, जो काम करते हैं आरएसएस के लिए और दिखावे के लिए कांग्रेस के अंदर भरे हुए हैं। उस वक्त आपको बी टीम याद नहीं आ रही थी? नरसिम्हा राव आप ही की सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे ना, 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ, और आज तक उसके ऊपर सफाई देते नहीं बन रहे। पूरा चिट्ठा खोल दूंगा यहाँ पर, पूरा चिट्ठा। ये जो फर्जी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के पहन करके जाने की कोशिश करते हैं ना, ये जनता देख चुकी है। उत्तर प्रदेश से सालों से बाहर है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को भेजा हुआ बैसाखियों के अंदर है। जब आप कह रहे हैं कि ऐसा चोला वैसा चोला, मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ये किया गया, साजिद रशीदी बयान देकर निकल लिए कि कांग्रेस को अगर मुसलमानों को खुश करना है तो इसका पुरजोर विरोध करे, तो क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए किया है? मुसलमान कोई बताशा है पानी का? है जिसको देखो आ करके मुसलमानों की राजनीति करता है। तो आपकी पार्टी भी तो वही करती है, आपकी पार्टी के लिए भी बताशा है क्या? अभी तो नहीं करते हैं हम, आप भी तो मुसलमानों की बात करते हैं। सुनिए, हमारे यहाँ दरी बिछाने का काम नहीं होता। हमारे यहाँ ये जो इन्होंने 70 साल से दरी बिछवाई है ना, जो मैंने कहा ना फर्जी सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग हैं। अभी बी टीम कह रहे थे लेकिन जवाब नहीं है। यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर जब इनको समर्थन मिल रहा था तब इनको जो है बी टीम याद नहीं आ रही थी। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था आप ही के कांग्रेस के लोग भाग गए थे ना,
वो नहीं आए थे विधायक और सांसद लोग आकर के क्रॉस वोटिंग कौन करने वाले लोग थे राज्यसभा के अंदर? जब 7 की जरूरत होती है तो आपकी टीम से नहीं आ रहा, आज भी टीम आ रहा है। दूसरी की टीम में चले जाते हैं। बोलने देंगे तो बोलूंगी, नहीं बोलने आपके पास बोलने के लिए है क्या? एक सेकंड जवाब ले लीजिए। आपने टीम पर बात की, उनका जवाब ले लीजिए जी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पसंद का विपक्ष खड़ा करने चाहती है जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी ना हो, और राघव चड्ढा का उदाहरण ये बताता है कि किस तरह 7-7 लोग एक साथ शर्मा का भी तो बताता ले लिए जाते। तो मैं ये बिल्कुल प्रमाण के साथ बोल रही हूँ सिंधिया का भी तो बताता है, और आपके देखिए जा करके जितिन प्रसाद का भी बताता है, उसको भड़काते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से अलायंस के ऊपर शिवसेना का क्या स्टैंड है? चलिए बताइए, आप ही की अलायंस है ना, शिवसेना का क्या स्टैंड है? बरकरार रहेगा। अरे बेवकूफ बना चुके हैं, आपने भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आपको रिक्लेम करने वाला है। कुश्ती खेलना छोड़ दीजिए, कुश्ती अब नहीं चलेगी देश के अंदर। देश के अंदर बात होगी बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे बनाई है उसकी बात होगी। और आपसे कभी भी कोई समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इस देश में अगर दो सबसे बड़े कट्टरपंथी तत्व और फोर्स हैं तो एक कांग्रेस पार्टी है और एक AIMIM है, और दोनों तबीयत खराब है, इलाज करा लो, जाओ किसी न किसी, प्लीज चले जाओ काउंसलर के पास। रोगी हो, सावरकर के समर्थक जिन्होंने गांधी जी की हत्या करके जश्न मनाया गया, और 84 के अंदर जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज सरकार करके जो है बड़ा चाय बड़ा ये दोनों लोग आकर के बताएंगे। इसलिए मैंने कहा मैं जल्दी से AK वाजपेयी सर आपके पास और AK वाजपेयी जी को एक साथ रखिएगा। मुझे AK वाजपेयी सर आप बताइएगा कि जो छात्र, मैं युवाओं की बात कर रहा हूं, देखिए कार्यक्रम चल रहा है, बीजेपी भी इस तरह के कार्यक्रम कर रही है, संवाद भी कर रही है। जो छात्र वंदे मातरम के 2 अंतरा गाएगा वो डॉक्टर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, जो 6 गाएगा वो बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये तय होगा क्या? राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, उसकी पढ़ाई लिखाई, रोजगार, शिक्षा, सब कुछ इसी पर तय करेगा कि कौन 2 गाएगा कौन 6 गाएगा। AK वाजपेयी सर, यही है इस समय देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 2 गाओगे कि 6 गाओगे तभी डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे, स्पेस साइंटिस्ट बनोगे। यही इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा। नहीं ना प्रत्युष जी, पूरे देश के दर्शकों को समझना चाहिए कि गाना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, किसी को नहीं गाना है। जो कानून बना है वो ये बना है कि जब उसकी सिंगिंग होगी तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप उसकी सिंगिंग को प्रिवेंट नहीं करेंगे। ये 2 रिक्वायरमेंट हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। ना किसी को 2 गाने, ना 4 गाने, ना 6 गाने हैं, गाना किसी को नहीं है, लेकिन उसकी सिंगिंग जहां हो रही होगी, जो प्रोटोकॉल जनगण मन को देते हैं कि खड़े होकर हमको उसका रिस्पेक्ट करनी है, इसी तरह की रिस्पेक्ट वंदे मातरम को करनी है। प्लीज सभी को बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, ये जितने भी भारत की जनता है ये चीजों को समझ ले। किसी को एक वर्ड नहीं गाना है, लेकिन सरकारी प्रोग्रामों में ये प्रोटोकॉल के तहत तय हो गया है कानून के माध्यम से कि अगर कोई सिंगिंग डिस्टर्ब करेगा या सिंगिंग को इंटेंशनली प्रिवेंट करेगा तो 3 साल की सजा होगी। ये पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है। अब इसको कानून तो सबको ही मानना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया नहीं, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस चाहे नहीं मानेंगे। हाँ तो वो गलत है। केरल में क्लियर कट स्टैंड है भाई, केरल में क्लियर कट स्टैंड है। केरल में कह दिया गया कि जितने छंद पहले बस उतने ही गाएंगे, हम पूरा नहीं गाएंगे, आपका वर्जन नहीं गाएंगे। ये कैसे कह सकते हैं ये बात? कह दिया। अरे भाई कैसे कह सकते हैं? कल को ये कह, अरे तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। अरे भाई डरने का सवाल नहीं है। अनुमा जी आप तो बहुत इंटेलिजेंट। अरे सुनिए ना, सुनिए, जब एक बार कानून बन गया, एक बार कानून, अरे सुनिए ना, अरे भाई जब कानून बन गया तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। अरे नहीं छोड़िए, नहीं प्लीज,
जेल में डालिएगा। अरे भाई गाना नहीं है, गाना है ही नहीं। अंग्रेजों से अनुमा नहीं जी डरे। आपको गाना ही नहीं है, ऐसे लोगों से कैसे ना आपको डरेंगे? गाना है, ना हमको गाना है, ना किसी को गाना है, लेकिन आपको प्रोटोकॉल निभाना होगा। आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो सोनिया गांधी ने किया है, जो आपके कार्यालय में जो सोनिया गांधी ने किया है, खड़गे साहब ने किया है, नहीं होता। ऐसे कैसे होगा? राष्ट्र किसी भी धर्म कैसे का होगा? पालन नहीं कैसे करता। होगा? राष्ट्र हर पहले धर्म सुन की लो फिर स्थापना जवाब दो करता है। उसको। अरे भाई ये नहीं चलता, नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा। करूं? अरे सुनिए ना पहले, आप पहले सुनिए फिर जवाब दीजिए। सोचिए, कैन यू आप से सोचिए कि मैं ये संविधान पर्टिकुलर सिखा रही कानून हूं। नहीं मानूंगी? संविधान क्या में- आप ये कह सकते कितनी हैं? बार कहेंगे ये? नहीं कह तो होता। दिया अरे कांग्रेस ने, तो कितनी गलत बार है, कहेंगे आप? जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे। जेल जाएंगे, कितनी दफा कहेंगे आप? ऑल विल गो जेल, दो छन साल ऑल के विल लिए। गो जेल। चीफ मिनिस्टर होगा, जेल जाएगा। सोनिया गांधी जेल होंगी, जाने जेल से जाएंगी। डरते हैं। खड़गे अरे साहब जेल होंगे, जाने से डरते जेल हैं। जाएंगे। छोड़िए, सजा किसको है, डराते हैं? 3 अरे साल की छोड़िए सजा बाबा है। जी, अरे इन तो दिनों में आप जेल नहीं संविधान है। की बात क्यों डाल करते हो के फिर? देख लीजिए, कोई संविधान नहीं की डरता। बात क्यों हम करते अंग्रेजों हो? से नहीं डरे, हमारे पूर्वज अगर आप अंग्रेजों से कानून डरे, नहीं हम मानोगे, क्या इनसे डरेंगे? संविधान जिनकी तो नहीं होती मानोगे, नहीं है कभी। तो पार्लियामेंट नहीं मानोगे, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा दिमागी नक्सल। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आप लोगों को लिए कहा है दिमागी नक्सल। ये आपके लिए वर्ड है। जो ये कहेगा कि हम कानून नहीं मानेंगे, जो ये कहेगा कि हम संविधान नहीं मानेंगे, सर आपने कहा, इसी के लिए सर आपने कहा कि जो लोग कहेंगे कि कानून नहीं मानेंगे, ऐसा ही तर्क दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी कि जब आप कहते हैं कि साहब केंद्र ने कानून बना दिया और जो नहीं पालन करेगा उसके खिलाफ फिर हम तय करेंगे जो कानून सम्मत है, तब तो फिर वो ये भी कह रहे हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी क्यों नहीं लोग कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे? अरे वो भी तो कानून था ना, कानून है। प्रत्युष जी सुनिए ना, जी बताइए ना प्रत्युष जी सुनिए ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो भी तो केंद्र द्वारा पारित कानून है ना, उसको मानिएगा नहीं मानिएगा? उसी का जवाब दे, वो गलत कानून है, सही कानून है, बताइए। मैं भी उसी का जवाब दे रहा हूँ भाई, सब मान रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर देगी तो मानने के लिए कोई बातें नहीं है, लेकिन जब तक खत्म नहीं होगा मानना पड़ेगा। वर्शिप एक्ट भी मान रहे हैं हम लोग, ये नहीं है कि वर्शिप भाई कहाँ किया है, क्या बात कर रहे हो, क्या बात है, उसके बाद ये तो आप बड़ी एक अच्छी बहस ऐसी है बात कर रहे हैं, देश को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो है कि आप किसी के साथ जो है वो जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। चले मैं जल्दी से एक सेकंड ऋतुराज झा का इंतजार कर, ऋतुराज झा जी देखिए जेंजी की भी बात हो रही है, आज गूंज कार्यक्रम पुणे में चल रहा है। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी एक तरफ है, कॉकरोच जनता पार्टी, हालांकि अभी राजनीतिक दल नहीं बनी है, लेकिन वो एक संगठन के तौर पर काम कर रही है। इस देश के अंदर छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी, बीजेपी, कौन है जो छात्रों की आवाज बुलंद कर रहा है? प्रत्युष, वंदे मातरम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया 80 साल से तो सत्ता में आप ही लोग थे, 60 साल कांग्रेस थी, लगभग 20 साल बीजेपी रही है, सब मिला करके देखा जाए जनता पार्टी एंड ऑल दैट। तो भाई 80 साल में तुम स्कूल नहीं ठीक कर पाए और अभी जो है सो कह रहे हो छात्रों की गूंज कर रहे हैं। अरे भाई गांव गांव से गूंज निकल रही है कि भैया हमारे स्कूल की देखो हालत, कोई तबेला में चल रहा है, कोई टीना टप्पर में चल रहा है, कहीं पे छत टपक रहा है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं डेस्क नहीं है। अरे आपने देखा कि 4 साल पहले पंजाब 27वें नंबर पे था और मात्र 4 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात नीति आयोग और एनसीईआरटी की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब 27वें नंबर से केरला को बीट करके नंबर 1 पर हो गया। 20,000 स्कूलों को सिर्फ 4 साल में ठीक किया जा सकता है, तो 80 साल में पूरे देश के अंदर में सारे स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता है? स्कूल ठीक करने की नीयत होनी चाहिए। ये गूंज और ये छात्रों की गूंज करने से काम नहीं चलेगा। स्कूल ठीक करना है तो राहुल गांधी बताए कि 4 राज्यों में आपकी सरकार है, शिक्षा पे आपकी सरकार ने क्या काम किया, हिमाचल प्रदेश में क्या काम किया, कर्नाटक में क्या काम किया, तेलंगाना में क्या काम किया, केरला में क्या काम किया। इसी तरीके से भाजपा बताए कि 22 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, 30 साल से गुजरात में सरकार है, 1 लाख स्कूल बंद करने का काम किया, एक स्कूल ठीक नहीं कर पा रहे हो, बच्चे दिखाने जाते हैं तो उनके ऊपर डंडे मारते हो,
पत्थर बरसाते हो, ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। और ये लोग वंदे मातरम की बात करते हैं। अरे 80,000 शाखा चलता है। देखिए प्रत्युष जी, आपका सवाल सबने सुन लिया, हनुमान जी ने भी सुन लिया, तुहिन जी ने भी सुन लिया। आपका सवाल दोनों से था, एक एक करके मैं ले ले रहा हूँ जवाब। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है ऋतुराज जी सबने सुन लिया आपका सवाल। देखिए प्रत्युष जी, कॉकरोचेस के आने से इनके अंदर नई ऊर्जा पैदा हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो हरकतें सीजेपी के लोग कर रहे थे वो ट्रेस पासिंग के अंदर आता है, बच्चों की सुरक्षा को अफेक्ट करता है। पीएनएस बीच में मत बोलिए, पीएनएस 329 कहते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हमारी सरकार ने बहुत ही कंसिडरेट किया है। देखिए आपको मैं बता दूं प्रत्युष जी, कम से कम ऋतुराज जी ये कह रहे हैं मैं प्रमाण हूं, ये कह रहे हैं ये प्रमाण है। स्कूल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने, जब मैं उनके स्कूल दिखाने गया था, उनकी पोल खोल रहा था, मेरे खिलाफ 9 शिकायतें दी। आम आदमी पार्टी ने 9 शिकायतें मुकदमा दर्ज करने के लिए, और पंजाब में आपने सरकार आते मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरे ट्वीट के ऊपर पंजाब में आपने आते ही मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया क्योंकि आपकी पोल खोली थी मैंने। अरे कैसे आदमी हो भाई? दिल्ली में आपने 25-25 लाख रुपए में एक कमरा बनाया जिसमें पूरी बिल्डिंग बन जाती है, और 25-25 लाख रुपए में कमरा बना करके उसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट ही नहीं बनाया, और 4000 बच्चों के बैठने की व्यवस्था और 9000 बच्चों का एडमिशन आज भी है वो स्कूल। बताइए कैसे बैठ सकते हैं? और आपके प्रिंसिपल ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार में तत्कालीन प्रधान प्रिंसिपल जो थे उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आते, इसलिए हमने 4000 बच्चों के बैठने की व्यवस्था करी। कैसे आदमी हो आप? कैसे आदमी हो? देखिए शिक्षा कैसी बदल रही है पूरे देश के अंदर, लेकिन आपका काम केवल और केवल जो है लोगों को मिसलीड करना है और कॉकरोचेस की आपको तो अलगाववादी कोई, आपको अलगाववादी हो, आप पूछो, कोई राष्ट्रवादी तो कह ही नहीं सकता ना। जो 26 जनवरी की देश के स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के परेडों का विरोध करता हो, जो कहता हो कि 26 जनवरी की परेड नहीं निकलनी चाहिए, वो आदमी कौन है? वो अर्बन नक्सल है, वो दिमागी नक्सल है। उसके बारे में अलगाववादी नहीं तो क्या कहेंगे? जो पंजाब में आतंकवादियों के घर में जाकर के खाना खाता हो, उनको अपने साथ बुलाता हो, उनको क्या कहेंगे? उनको क्या राष्ट्रभक्त कहेंगे क्या? कैसी बातें करते हो आप? पंजाब को अपने नशे में डुबो दिया। पंजाब का यूथ एजुकेशन नहीं, नशे में है, और वो आपके कारण है, केजरीवाल की सरकार के कारण। सवाल घुमा दिया फिर से कि राहुल गांधी झारखंड भी चले जाए, कर्नाटक भी चले जाए, राहुल गांधी तेलंगाना भी चले जाए, हिमाचल भी चले जाए, वहां पर भी जाए और वहां पर भी छात्रों से बात करें, वहां के भी स्कूल दिखाएं कि कितने वर्ल्ड क्लास स्कूल है। अनुमा जी, राहुल गांधी जी क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, वहां हर जगह। मैंने आपको जैसे कहा कि शिक्षा के जो बड़े संस्थान माने जाते थे, जैसे कोटा भी है, जैसे तो बता दीजिए। एक और मैं यहाँ पे पंक्चर करना चाहती हूँ। एक आम आदमी पार्टी के बार बार अपनी शिक्षा की बात करते हैं। इन्होंने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, 10 साल में इन्होंने 100 स्कूल भी नहीं खोले। ज्यादातर इन्होंने क्या किया, शीला जी ने जो 50 के ऊपर चले गए थे, इन्होंने पंजाब के स्कूल से कंपेयर करो, मैं जिस घर में हिमाचल के स्कूल को पंजाब के स्कूल के साथ कंपेयर करो, दिल्ली के स्कूल के साथ कंपेयर करो। आम आदमी पार्टी अपने आप को बड़ा शिक्षा का पैरोकार बताती है। आपको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। इससे कुछ होता नहीं है। प्रचार के मामले में आम आदमी पार्टी बीजेपी की बड़ी बहन है। भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं किया। हनुमान जी ये बड़ा दिलचस्प है। आप कभी बीजेपी की बी टीम कह देते हैं, आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह देते हैं। मतलब जो आपके खिलाफ बोले सब बीजेपी की बी टीम हो जाती है, ऐसा क्या? मैंने क्या कहा कि इनको शिक्षा से मतलब नहीं है। इतना शिक्षा दीक्षित जी ने जितने स्कूल बनाए थे, इन्होंने जो वादा किया था 1% भी नहीं बनाया इन्होंने। प्रचार ज्यादा किया और आपकी हिमाचल प्रचार करते रहे। शिक्षा से मतलब न बीजेपी नहीं। देखिए क्या है, अब कांग्रेस की समस्या क्या है, वो राजनीति तो नहीं कर पा रही है
और जो इर्द गिर्द राहुल गांधी जी के घेरा है ना, वो आरएसएस के एजेंटों का है, जो मैं कह चुका हूं आरएसएस के एजेंट चार्लीस का है। अब उनको पॉलिटिशियन, सीरियस पॉलिटिशियन से हटा करके एक एक्टिविस्ट प्रमोट कर रहे हैं। पॉलिटिशियन तो वो नहीं रह रहे हैं, अब वो एक्टिविस्ट बनते चले जा रहे हैं। अब एक्टिविज्म करना है या सियासत करना है, वो आरएसएस के एजेंट लोग उनको सेट करते हैं। और तमाम आरएसएस के एजेंट कांग्रेस के अंदर भरे हुए, जैसे कहा नहीं था उन्होंने कि सारे संस्थानों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। अरे आरएसएस ने एक्चुअल कब्जा करा है कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस के ऊपर जो कब्जा करा है वो जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ तोड़ के अपनी बनाई है, और आज जो अंदरूनी घात हमला करा है वो कहां लोग हैं? जितने घोटालेबाज थे वो बीजेपी लिए गई, उनको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट दे रही है, और जितने दगे कारतूस हैं, जितने दगे कारतूस हैं वो जो है मुद्दे पर है। छात्रों की बात कीजिए, आपने कहा ना हिमाचल की बात। देखिए ये नहीं बता पाएंगे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हिमाचल हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया। अरे बीजेपी तो लुटेरों की है, लुटेरों की पार्टी है, उसने भी लूटा और वो लूट रही है। और जो आपके लुटेरे थे वो इस वक्त जो है कांग्रेस के अंदर, आपने शिक्षा के ऊपर कितना बजट खर्च करा? चलिए बताइए ना, छात्रों के लिए आपने वहां पर क्या करा? चलिए बताइए। नहीं बता पाएंगे आप, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, ये जो फर्जी सेकुलरिज्म के लोग हैं, सूरमा हैं और फर्जी राष्ट्रवादी हैं, ये एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। कुछ वक्त जो है ये बहुत बड़े देशभक्त बन जाते हैं और कभी ये देशभक्त बन। अरे देश की जनता को चाहिए बेहतर रोजगार। आप हैं कौन टिप्पणी करने वाले? आप हैं कौन? अरे आप कौन हैं? तो 2 बार सरकार में रहे, असदुद्दीन ओवैसी तो 2 बार सरकार में रहे, इन्होंने क्या काम किया भाई? ये यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार का हिस्सा थे, ये यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार का हिस्सा थे कांग्रेस, और ये असदुद्दीन ओवैसी दोनों सरकार के हिस्सा थे कांग्रेस का, और इनकी दोनों ने मिलकर के सरकार चलाई। कुछ नहीं कहा। आप हैं कौन भैया? शहरी हैं, वोटर हैं, हम वही वोटर है जो कमाल 70 साल तक आप सरकार में थे या नहीं थे? आप हमसे पूछ रहे हैं कौन है जो ये दोनों एक ही है भाई। आप जो कह रहे हैं हम आपके हैं कांग्रेस और AIMIM ये दोनों एक ही है, एक ही थाली के 2 हिस्से हैं। ऐसे तो कोई सवाल ही ना पूछ पाए, सबसे ही पूछ दिया जाएगा कि आप बताइए। समाप्त होने से पहले, इस शो के समाप्त होने के पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को तारीख बताना चाहिए कब राहुल गांधी जाएंगे रांची। वहां एक आपात स्थिति है, अगर मैं वीडियो दिखाऊं और इन्हीं की सरकार है। पहले आपके गृह मंत्री सदन के अंदर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह से दौड़ा कर उनको पीटा गया पूरे झारखंड में, अगर अब नहीं जाएंगे तो क्या पर्यटन के लिए जाएंगे? निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। जाइए, तारीख बताइए कब जाएंगे। धर्मेंद्र महतो मौत के कगार पर थे, उन्होंने हॉस्पिटल से ट्वीट किया था, 16 दिन से अनशन पर थे, तब उनको अस्पताल में घुस कर पीटा गया। अगर ऐसी स्थिति में राहुल गांधी वहां जाना अनिवार्य नहीं समझते तो कब समझते हैं? तारीख बताइए कब जाएंगे राहुल गांधी? कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नरसों जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, 25 तारीख को जाएंगे? तारीख बताइए। और अन्यथा ये ड्रामा बंद करिए छात्रों के गूंज का। आपको गरीब छात्रों की गूंज नहीं सुनाई पड़ती है, आपको राष्ट्रवादी छात्रों की गूंज नहीं सुनाई पड़ती है, आपको केवल उन छात्रों की गूंज सुनाई पड़ती है जो एजेंडाधारी है, जो आपके काम के लिए आते हैं आपके साथ। विदेशी आकाओं के सामने झुकना कब बंद करेंगे ये बताइए, आप तारीख बताइए। मणिपुर कब जाएंगे? विदेशी आका 2-2 हफ्ते राहुल गांधी साउथ अमेरिका के दौरे पर जाते हैं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई आइटनरी नहीं। ये तो आपको बताना चाहिए क्या करते हैं दक्षिण अमेरिका में जाकर, किससे मिलते हैं। एक सेकंड अनुमा जी आपने कहा कि एक सेकंड अनुमा जी आपने कहा कि पूरा देश अपना है, राहुल गांधी कहीं भी जा सकते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। रांची में जो स्थिति थी, राहुल गांधी ने छात्रों के साथ वीडियो कॉल पर संवाद किया, उन्होंने हेमंत सोरेन से भी बात की, और उसके बाद जाकर के अंततः वो आंदोलन खत्म हुआ। हालांकि एक दड़ा जो है अभी भी कह रहा है कि हम करेंगे, लेकिन जो स्थिति इस वक्त वहां पर है, आपको नहीं लगता कि एक गूंज कार्यक्रम जल्दी रांची में पहले रखना चाहिए? देखिए तारीख बताइए। पहले देखिए, बीच में बोलना बंद करिए। सबसे पहली बात तो यह है कि रांची में जो भी कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे झंडे दिखे थे और उन्होंने उस पूरे जो आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की थी, वही हरकत लग रही है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स हैं तो राहुल जी डेफिनेटली इस समय इंटरवीन करेंगे, पहले इंटरवीन करेंगे और उसके बाद हम तो बाहर जानबूझकर बाहर भारतीय जनता पार्टी हर उस राज्य में
इस तरह से करने की कोशिश करती है, खुराफात जहां उनकी सरकार नहीं होती। तो इसलिए पहले ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ये इन्हीं की साजिश तो नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो छात्र वहां पर जिस कारण से वो बीजेपी के द्वारा प्लांटेड थे, मुद्दा तो उनका मुद्दा तो सही था। आपको लग रहा है जंतर मंतर में भी मैम कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों के स्टूडेंट विंग वहां पर थे। प्रत्युष सुनिए, जो लोग बीजेपी द्वारा प्लांटेड थे वो पुलिस के साथ थे, बिना वर्दी के थे, और वो लोग छात्रों के ऊपर डंडे मार रहे थे और वही लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। कई वीडियो हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां अनरेस्ट फैलाना चाहती है इसी तरह के काम करती है, और उसका बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दिल्ली में कांग्रेस के जो 10,000 से ज्यादा आपराधिक गुंडे थे जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या कर दी, दिल्ली के किसान के बेटे की हत्या कर दी, जिन्होंने गरीब के बच्चे की हत्या कर दी, जो पुलिस में भर्ती था, जो आपकी सेवा कर रहा था, जो राहुल गांधी की सुरक्षा कर रहा था, जो प्रियंका गांधी की सुरक्षा कर रहा था, उसकी हत्या कर दी। दो पुलिस वालों की हत्या कर दी दिल्ली में आपके गुंडों ने, कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने, और उसके बाद आप कहते हो कि उसका कुछ होना नहीं चाहिए। दिल्ली में उस महिला की फोटो, मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाहता, राजस्थान की उस बेटी की फोटो प्रधानमंत्री के साथ नग्न अवस्था में लगा करके कांग्रेस के लोगों ने उसका बदनाम किया। वो अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराने के लिए घूम रही है, आज भी घूम रही है वो। आप उसको महिला दिखाई नहीं देती, आपको आपने उस महिला का चरित्र हरण कर दिया क्योंकि वो सोशल मीडिया पे काम करती है। आपको शर्म नहीं आती? एक तरफ आप महिलाओं की बात करते हो, एक तरफ महिलाओं की गूंज की बात करते हो, दूसरी तरफ महिलाओं को अपमान करते हो, और दिल्ली के अंदर दिल्ली के पुलिस के जवानों की हत्या कर देते हो। आपने हजारों लोगों को दिल्ली में घायल कर दिया, पत्थर फेंके, लाठियां चलाई, बम फेंके, और अपने लोगों पर गोलियां चला करके लोगों को बदनाम करने की साजिश करना बंद कर दी। कांग्रेस के आपराधिक गुंडे, ये सबको मालूम है, कांग्रेस एक संगठित गुंडों का गिरोह है, और वो जहां जहां कांग्रेस के संगठित गुंडे जाते हैं वहां लोगों की हत्या करते हैं, लोगों पर हमले करते हैं, बच्चों पर हमले करते हैं। आज देश का नौजवान ठगा हुआ है आप जैसे लोगों के कारण। राहुल गांधी अपने मंच पर बुला करके रांची की बेटी से तो बात कराते, लेकिन रांची में रोती हुई बेटियों से बात नहीं करते। राहुल गांधी अपने घर में आकर के झारखंड के बच्चे से तो कहते हैं तू आकर के झूठ बोल, लेकिन झारखंड के बच्चे जब उनके बारे में आपको शर्म आनी चाहिए। के बाद सर, तो क्या इस वक्त देश के अंदर क्या हो रहा है? मतलब अलग अलग वर्जन चल रहे हैं, वंदे मातरम का अलग अलग वर्जन है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। उसी तरीके से जेनजी और छात्रों का भी, ये तेरे छात्र और मेरे छात्र हो गए। वो उस स्टेट में तुम्हारी सरकार है, तुम समझ लो, तुम्हारे छात्र हैं, यहाँ हमारे, हम समझ लेंगे। किससे पूछ रहे हैं ये सवाल? एके वाजपेयी जी, एके वाजपेयी। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि छात्रों के बीच में सेलेक्टिव अप्रोच क्यों रख रहे हैं। अगर छात्रों की समस्या को जानबूझ के ये बांटना चाह रहे हैं तो ये तो इनके लिए हितकर नहीं होगा। छात्रों के कंधे पे बैठ के राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? चाहे जंतर मंतर के छात्रों, चाहे राजनीति के छात्रों, देखिए आप एक्सपोज हो गए। अनुमा जी देखिए, एके वाजपेयी जी बहुत ही खामोशी से सबको सुने जा रहे हैं। एक सेकंड, अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी, एके वाजपेयी जी खामोशी से सबको सुने जा रहे हैं, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं इनके पास दूसरी मर्तबा गया हूं, इनको प्लीज बोलने दीजिए, एक एक करके फिर काउंटर कर लीजिएगा जी। सिंपल सी बात कह रहा हूं कि देश में मुद्दे उठाने को बहुत हैं। छात्रों का मुद्दा आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक्सपोज हो रहे हैं जब छात्रों के बीच में भेदभाव करते हैं। अगर रांची में लाठियां पड़ेंगी, उस पर आप बोलेंगे नहीं। अभी वहां एग्जाम कैंसिल हो गए, आपने छात्रों को गुमराह किया, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, वो दोबारा आंदोलन पे एंकर बोल दे कि राहुल गांधी की चिट्ठी भी राहुल गांधी ने लिखी नहीं, एंकर को बोलना पड़ेगा। ये झूठ वो बोलते हैं, उस पर एंकर को बोलना पड़ेगा। मुझे बाकी से कोई मतलब कोट कर दिया, शुरू में ही कह दिया, चिट्ठी लिखी थी, वीडियो कॉल किया था, बात हुई थी, उसके बावजूद भी लंबा चला आंदोलन, और उसके बाद जाके खत्म हुआ। लेकिन एक धड़ा है वो अभी भी अड़ा हुआ है सीबीआई जांच को लेकर, एक धड़ा अभी भी अड़ा हुआ है। आप ही की सरकार है, चिट्ठी लिखोगे? कौन रोक रहा है? कांग्रेस की सरकार है वहां पे झारखंड में, और वो चिट्ठी लिख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, अरे कमाल है, आपकी सरकार है, आप चिट्ठी लिख रहे हो, कैसे आदमी हो भैया? आपको लगता है कि जाकर के फोन में बुलाया चीफ मिनिस्टर को, कहे कि दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे दे। क्यों नहीं मांगते आप इस्तीफा?
आप क्यों नहीं कहते शिक्षा मंत्री को हटाए? आदेश क्यों नहीं देते राहुल गांधी? इतने बोने हैं राहुल गांधी, इतने कमजोर है कि एक झारखंड के मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ा रहे कि भाई आप भाई तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूं मैं, तुम जरा सुन लो भाई, चिट्ठी पे कार्रवाई कर दो भाई। ये कैसी बातें करते हैं आप तो समझदार हैं। आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी को एक आदेश देना चाहिए कि मुख्य इसी में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लो, बच्चों के ऊपर लाठियां चलाइए, बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े और गृह मंत्री इस्तीफा ले लें? आपको लगता नहीं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोकने में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।